नमस्ते नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डे सिक्स का ये फ्रेंड्स होमवर्क सीरीज है। और सॉरी फॉर लेट फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंस काम आ गया था फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड नहीं किया था। मैं आपको बोला था कि आपको नेक्स्ट डे ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आज वाला जो डे 7 का है, इसको भी मैं आपको रात 8 बजे तक फ्रेंड्स अपलोड कर दूंगा, तो इसी भी आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं फ्रेंड्स, आज का हमारा डे 6 का फर्स्ट क्वेश्चन। और इससे पहले मैं आपको होमवर्क सीरीज दिया था, तो प्लीज़ आप उससे भी आप लोग जुड़ जाइएगा। और होमवर्क सीरीज फ्रेंड्स आपको ना मैं आज ग्रुप में डाल दूंगा, तो उसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए आज फर्स्ट क्वेश्चन क्या कि G20 के 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए इसका जो 19वें शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया फ्रेंड्स, वो ब्राज़ील में किया गया, ब्राज़ील में, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या G20 की, तो याद G20 की स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना हुआ था 1999 में। ये डेट याद रखिएगा, 1999 में G20 का स्थापना हुआ था। अगर हम बात करते हैं क्या कि G20 के 19वें शिखर का सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, याद रखिएगा, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और याद रखिएगा एक यहाँ रियो डी जेनेरियो से क्वेश्चन बनता है कि जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, याद रखिएगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में जो हुआ था, यही रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या कि G20 के 2023 में, देखिए G20 जो हुआ था, G20 जो 2023 में हुआ था, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो भारत में हुआ था। भारत में कहाँ पे, तो दिल्ली, भारत के दिल्ली के भारत मंडपम में इसका क्या हुआ था कि आज आयोजन हुआ था भारत मंडपम में, याद रखिएगा, भारत मंडपम में क्या हुआ था कि आज आयोजन हुआ था G20 2023 का आयोजन, ठीक है। अब देखिए अभी ना वर्तमान में क्या है ना कि G20 पहले इसको कहते थे, लेकिन अब इसको G21 से बदल के इसका नाम क्या हो जाएगा, G21 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 21 जो देश जुड़ा है वो अफ्रीकन यूनियन, याद रखिए कौन जुड़ा है, तो अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, इतना फैक्ट था आपके G20 से, तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा। अगला देखिए कि G20 की स्थापना कब की गई थी। मैं आपको बताया कि इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। G20 की स्थापना हुई थी। G20 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो भारत में किया गया। भारत में कहाँ, तो दिल्ली में भारत मंडपम में किया गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला 2 नंबर के अंतर्राष्ट्रीय भूख सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय भूख सूचकांक में भारत का स्थान जो है वो 105वां है, याद रखिए 105वां स्थान है। अगर हम बात करते हैं क्या कि यहाँ पे लिखा मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान है 134वां स्थान है। अगर बात करते हैं प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो 159वां स्थान है। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि पर्यावरण सूचकांक, याद रखिएगा फ्रेंड्स कि पर्यावरण सूचकांक है, इसमें भारत का स्थान क्या है, तो 176वां है, 176 है। जलवायु सूचकांक की बात करें तो देखिए एक डेटा याद रखिएगा, जलवायु सूचकांक। देखिए फ्रेंड्स, अगर जलवायु सूचकांक की बात करें तो भारत का स्थान 7वां है 2024 के डेटा के अनुसार, 2024 के डेटा के अनुसार 7वां है। और 2025 के डेटा के अनुसार जलवायु सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो 10वां है, ये ध्यान रखिएगा। एक और यहाँ पे याद रखिएगा, खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 126वां, खुशहाली में, हैप्पीनेस इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मानव विकास सूचकांक जो है ना, मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कौन जारी करता है, यहाँ क्वेश्चन पूछे हुए थे, याद रखिए यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ। प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसके टेलीग्राम से लिंक में ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि आपका इसका PDF और जो भी होमवर्क है मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ वहाँ पे। अगला 3 नंबर कि उत्तरी कोरिया ने हाल ही में अपने संविधान में शत्रु राष्ट्र के रूप में किस देश को संबोधित किया है, तो याद रखिएगा किसे संबोधित किया है, तो याद रखिएगा दक्षिण कोरिया को, यानी कि दक्षिण कोरिया को फ्रेंड्स ये संबोधित किया है। और अपने संविधान में लिख दिया है कि दक्षिण कोरिया जो है वो हमारा क्या है, शत्रु है, याद रखिएगा, दुश्मन है। उत्तर कोरिया ने यह संविधान में लिख दिया, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन है क्या कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया किस रेखा द्वारा अलग होते हैं, तो याद रखिएगा 31 अक्षांश रेखा के द्वारा क्या होता है, ये दोनों अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि बेल्ट एंड रोड पहल की शुरुआत किस देश के द्वारा की गई, तो ये देखिए चीन के द्वारा की गई। बेल्ट एंड रोड पहल की शुरुआत चीन के द्वारा की गई। और याद रखिएगा कि अभी हाल ही में बेल्ट एंड रोड में शामिल होने से मना कौन सा देश कर दिया था, तो याद रखिए ब्राज़ील। ये जो है आपका ब्राज़ील जो है हाल ही में क्या कर दिया था कि मना कर दिया बेल्ट एंड रोड में शामिल होने के लिए। अगला आपका 5 नंबर के हाल ही में ब्रिटेन द्वारा चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता किस देश को सौंपने की घोषणा की गई है, तो किस देश को सौंपने की घोषणा की है, तो याद रखिएगा ये जो सौंपेगा वो
मॉरिशस को ये क्या करेगा ये फ्रेंड्स, ये सौंपेगा चागोस द्वीप। और याद रखिएगा चागोस द्वीप की बात करें तो चागोस द्वीप पर अधिकार किसका है, तो ब्रिटेन का अधिकार है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, चागोस द्वीप पर किसका अधिकार है, तो ब्रिटेन का अधिकार है चागोस द्वीप पर। एक और याद रखिएगा कि ये चागोस द्वीप स्थित कहाँ है, ये क्वेश्चन आता है तो हिंद महासागर में। चागोस द्वीप जो है आपके हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। एक और याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपको डियोगोर्सिया एक द्वीप है, ध्यान रखिएगा कि डियोगोर्सिया जो है आपका एक द्वीप है, किसका अधिकार है, तो इस पे ना अमेरिका का अधिकार, अमेरिका का डियोगोर्सिया पे अमेरिका का अधिकार है और ये भी हिंद महासागर में अवस्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन इतना बनते हैं। देखिए चागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है, देखिए अभी मैं बताया आपको कि चागोस महाद्वीप जो है वो आपके हिंद महासागर में स्थित है। अगला है 6 नंबर की, पाम ऑयल की बिक्री के लिए किस देश ने ओरंगुटान कूटनीति पर विचार करने के निर्णय लिया था। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको जो करंट अफेयर्स पढ़ाया था, जो करंट अफेयर्स को मैं इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड किया और उसको अंडरलाइन किया, वही क्वेश्चन यहाँ से बने। मैं आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। फिर देखिए वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बने। तो याद रखिएगा कि ओरंगुटान कूटनीति का विचार करने का निर्णय लिया है, किसने लिया है, तो याद रखिए ये मलेशिया ने लिया है। मलेशिया की विचार किसने लिया है, तो मलेशिया ने लिया। अगर हम बात करते हैं ना फिर कि पाम ऑयल उत्पादक देश की, तो सबसे बड़ा पाम उत्पादक देश मतलब कि पाम ऑयल उत्पादक देश कौन है, तो याद रखिए इंडोनेशिया। कौन सा है, इंडोनेशिया जो है आपका सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक देश है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है ये कि भारत में सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक राज्य कौन है, राज्य पूछता है तो याद रखिए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा पाम ऑयल उत्पादक राज्य है। अब आयात करता है भारत इंडोनेशिया से पाम ऑयल, ये भी ध्यान रखिएगा। इंडोनेशिया से सबसे ज़्यादा जो है पाम ऑयल मतलब कि आयात कौन करता है, तो भारत करता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक देश कौन सा है, अभी बताएं इंडोनेशिया। किस देश ने हाल ही में पेरिस समझौते में से कथित तौर पर हटने का विचार प्रकट किया है, तो किसने प्रकट किया है, तो याद रखिएगा ये किया है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना, याद रखिए फ्रेंड्स कि अर्जेंटीना ने क्या हुआ था कि पेरिस समझौते से हटने का प्रस्ताव ये पारित किया है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। अर्जेंटीना की बात करते हैं तो ये किस महाद्वीप में स्थित है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। याद रखिएगा अर्जेंटीना जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्या कि कोप 21 का आयोजन कब किया गया है। देखिए अगर हम बात करते हैं कोप 21 की, तो कोप का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, याद रखिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखिए कोप 21 का आयोजन मतलब कि कब किया गया, ये क्वेश्चन आया। तो इसका आयोजन जो किया गया है वो आपके पेरिस में 2015 में किया गया है। पेरिस में 2015 में कोप 21 का आयोजन किया गया है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं क्या कि कोप 21 का आयोजन कब किया गया, तो याद रखिएगा मैं बता दिया 2015 में पेरिस में किया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि पेरिस समझौते के तहत किस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई है, तो याद रखिए पेरिस समझौते के अंतर्गत आपको जो है एक ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की गई थी। और याद रखिएगा अगर बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना कब किया गया था, तो ये किया गया था 2015 में। 2015 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना 2015 में किया गया था और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो भारत के में क्या है, गुरुग्राम में स्थित है, गुरुग्राम में। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हेड क्वार्टर भारत में है, जिसका नाम है मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे COP 21 है, तो यहाँ पे मैं आपको बताया था COP 25 का जो आयोजन हुआ है कहाँ पे, तो मैड्रिड में हुआ है, मैड्रिड। COP 25 का आयोजन मैड्रिड में हुआ है। COP 26 का आयोजन ग्लासगो में हुआ, ग्लासगो में हुआ। COP 26 का आयोजन COP 27 की बात करें तो इजिप्ट में हुआ है। COP 27 का आयोजन कहाँ हुआ है, इजिप्ट में हुआ है। COP 28 का आयोजन कहाँ, UAE यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ है। COP 29 में कहा, तो अजरबैजान के शहर बाकू में हुआ है। COP 29 कहाँ पे हुआ है, अजरबैजान के शहर बाकू में हुआ है। अगर बात करते हैं COP 30 कहाँ पे होगा, तो ये ब्राज़ील में होगा। ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स, COP 30 कहाँ पे होगा, इसका आयोजन ब्राज़ील में किया जाएगा। और एक और क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि COP 13 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो गांधीनगर गुजरात में किया गया था। तो इतना सम्मेलन है फ्रेंड्स। प्लीज़ पीछे वीडियो को पॉज कीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आपको इतने सारे डिस्कशन आपको कोई भी यूट्यूब चैनल पे नहीं कराया जाएगा, ठीक है ना। ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का जो आपका जो होमवर्क सीरीज है इसका, तो प्लीज़ आप इसलिए पीसेस मेकर चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्या कि 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि कौन रहे। देखिए जो अभी 76वां गणतंत्र दिवस 2025 में हुआ है, अगर हम बात करते हैं क्या कि इसके अतिथि कौन थे, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जिनका नाम है प्रोवोवो, याद रखिएगा
वोवो सुबियांतो, प्रोवोवो सुबियांतो इनका नाम है, प्रोवेवो सुबियांतो इनका नाम है, जो इंडोनेशिया के क्या थे, ये राष्ट्रपति है। और याद रखिएगा कि जो गणतंत्र दिवस होता है ना, गणतंत्र दिवस में परेड का आयोजन, परेड का जो आयोजन का नेतृत्व किसने करता है, तो पैदल सेना करती है, पैदल सेना। इसमें सेना तो तीनों होती है, लेकिन इसमें नेतृत्व कौन करता है, तो पैदल सेना। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन का नेतृत्व किसने करता है, कौन करता है, तो पैदल सेना करती है। और एक और याद रखिएगा, ये जो गणतंत्र दिवस पे जो परेड का जो आयोजन होता है वो कहाँ पे होता है, राजपथ, जिसका नाम बदल के अभी कर्तव्य पथ कर दिया गया है। और याद रखिएगा, जो गणतंत्र दिवस जो होता है ना, गणतंत्र दिवस पे झंडा को कौन फहराता है, तो हमारे देश के राष्ट्रपति फहराती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की, ग्लोबल डिजिटल कंपैक्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा शुरू किया गया है। देखिए, ग्लोबल डिजिटल कंपैक्ट जो है वो किस अंतर्राष्ट्रीय के द्वारा शुरू किया गया, तो ये यूएनओ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू किया गया है। अगर यूएनए की बात करें फ्रेंड्स, यूएनए का स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर, ध्यान सुनिएगा, 24 अक्टूबर 1945 में। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, 24 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। अगर हम बात करते हैं कि यूएनओ का हेड कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस है, गुटेरस। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होता है यहाँ पे सर, तो इसके लिए सॉरी, थोड़ा सा ध्यान। एंटोनियो गुटेरस, मैं आपको नाम बताता हूँ। अब देखिए, अगर बात करते हैं यूएनए में, तो यूएनए में टोटल कितने देश शामिल है, तो याद रखिए 193 देश शामिल है। अगर हम बात करें अंतिमा देश कौन शामिल है, तो दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान यूएनए में शामिल होने वाला अंतिमा देश कौन है, तो दक्षिणी सूडान है, दक्षिणी सूडान है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, एक होता है फ्रेंड्स यूएनएससी, यूएनएससी में 15 देश शामिल है। कितने देश शामिल है, 15 देश शामिल है, जिसमें से 5 होते हैं स्थायी और 10 होते हैं अस्थायी। 5 जो अस्थायी होते हैं इनका कार्यकाल मतलब कि निश्चित समय तक के लिए होता है, और जो 10 जो अस्थायी सदस्य होते हैं इनका समय जो होता है वो कितने, 2 वर्षों के लिए होता है, इनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होता है। अब 5 अस्थायी सदस्य कौन है, तो याद रखिए चीन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, उसके बाद यूके हो गया और यूएसए हो गया। ये आपके 5 अस्थायी सदस्य है। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना क्वेश्चन मैं आपको यूएनए से बताया है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर के, हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक संधि पर कितने देशों ने, संगठन ने हस्ताक्षर किए, तो कितने देशों ने मतलब किया है, तो याद रखिए 3 देश ने हस्ताक्षर किया है। पहला है आपका अमेरिका, दूसरा है आपका यूरोप, और दूसरा है यूरोपीय यूनियन, और तीसरा है ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन शामिल है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि 11 नंबर की, वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में सर्वाधिक व्यय किस योजना पर किया गया है। देखिए, वित्तीय वर्ष जो 2024-25 में ना बजट सर्वाधिक जो व्यय किया गया ना, वो याद रखिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना पर किया गया है, जिसकी शुरुआत मार्च 2020 में किया गया था। और याद रखिएगा, अभी हाल ही में पीएम गरीब कल्याण योजना को अभी हाल ही में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है 2025 में, इस साल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला आपका 12 नंबर की, विश्व की वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना कौन सी है, तो यही है विश्व के मतलब क्या कि विश्व की वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है जनधन योजना। याद रखिएगा, जनधन योजना, जिसका हाल ही में फ्रेंड्स अभी क्या हुआ कि मतलब 10 साल हो गया। 2014 में ये क्या हुआ, इसकी शुरुआत हुई थी, 2024 में इसका हाल ही में 10 साल हो गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पर्वत चोटिये महाबलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ब्रह्मगिरी का संबंध किस पर्वत श्रेणी से है, तो ये जो है आपके पश्चिमी घाट से संबंधित है, पश्चिमी घाट। याद रखिएगा, ये किससे संबंधित है, तो ये पश्चिमी घाट से संबंधित है, पश्चिमी घाट से। और याद रखिएगा, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो कालसुबाई। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो कालसुबाई, इसकी सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की, भारत में राष्ट्रीय उद्यान की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में। देखिए, भारत में अगर हम बात करते हैं ना कि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पे पर्वत चोटियाँ से ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं पूर्वी घाट में कौन कौन सी पर्वत श्रेणी है, इसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। पश्चिमी घाट, और ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि महेंद्रगिरी, नल्लामलाई और जवादी और सेवराय पर्वत, ये आपकी पूर्वी घाट में है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, महेंद्रगिरी, नल्लामलाई, जवादी और सेवराय पर्वत ये पूर्वी घाट में है, और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में नीलगिरी पर्वत पर आकर मिलती है। तो क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किस पर्वत पर आकर मिलती है, तो याद रखिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है आपके नीलगिरी, याद रखिएगा कि नीलगिरी पर्वत पर आकर मिलती है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं 14 नंबर कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान का सर्वाधिक संख्या किस राज्य में। देखिए, भारत में जो सबसे ज़्यादा जो मतलब नेशनल पार्क है ना, वो मध्य प्रदेश में, एमपी में, मध्य प्रदेश। कितना नेशनल पार्क है, तो याद रखिएगा कि 12 नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। अगर हम बात करते हैं भारत की, ठीक है ना, भारत में तो मध्य प्रदेश हो गया, लेकिन टोटल कुल भारत में कुल नेशनल पार्क कितने थे, 106 नेशनल पार्क है। और 106वां नेशनल पार्क कौन है, उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा रायमोना नेशनल पार्क। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि रायमोना
रायमोना नेशनल पार्क है जो ये असम में है, असम में है। और याद रखिएगा कि रायमोना नेशनल पार्क ना है मानस नेशनल पार्क से क्या हुआ, अलग होकर बना है। याद रखिएगा कि रायमोना नेशनल पार्क किससे अलग होकर बना है, तो याद रखिए मानस नेशनल पार्क से अलग होकर बना है असम में। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे एक बन सकता है फ्रेंड कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो 1936 में। याद रखिएगा कि 1936 में बना था हैली नेशनल पार्क। याद रखिए 1936 में कौन सा नेशनल पार्क बना था, हैली नेशनल पार्क, जिसका आगे चल के वो क्या हो गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तराखंड में स्थित है रामगंगा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर कि आरबीआई का पहला केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। देखिए आरबीआई का पहला केंद्रीय कार्यालय जो स्थापित किया गया था वो कोलकाता में स्थापित किया गया था। और एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि किस आरबीआई के किस अधिनियम के तहत आरबीआई का स्थापना हुआ था, तो आरबीआई के 1934 के अधिनियम के तहत आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर की, तो ये एक ट्रिक याद रखिएगा, ABCD। आरबीआई के अगर फर्स्ट गवर्नर बोले मतलब अंग्रेज गवर्नर, तो इसका नाम है ए से ओसबर्न। याद रखिए, ऐसे याद नहीं, ओसबर्न स्मिथ, ओसबर्न स्मिथ हो गया, ओसबर्न स्मिथ हो गया। CD से हो जाएगा CD देशमुख। प्रथम भारतीय आरबीआई गवर्नर कौन थे, तो CD देशमुख, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि मुद्रा, जो हमारा मुद्रा होता है ना, मुद्रा का जो प्रचलन होता है और मौद्रिक नीति जो जारी कौन करता है, तो आरबीआई के। इधर क्वेश्चन बनता है कि मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, तो आरबीआई, या मुद्रा का प्रचलन कौन करता है, तो आरबीआई करता है। ठीक, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ से बनता है, देखिए 1935 से लेके 1937 तक आरबीआई का जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता था। यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा था, कोलकाता था। लेकिन 1937 के बाद आरबीआई का जो हेडक्वार्टर हो गया वो क्या हो गया, मुंबई हो गया, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्या, 60 नंबर क्वेश्चन है क्या कि मतलब कि आंतरिक सुरक्षा अधिनियम एवं मीसा को कब मतलब क्या निश्चित किया गया था, कब निश्चित किया गया था, तो देखिए मीसा को जो है वो 1971 में निश्चित किया गया था और इंदिरा गांधी ने इसको लाया था, इंदिरा गांधी ने, यह ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या कि इंदिरा गांधी ने सर्वाधिक बार प्रयोग इसका मीसा का प्रयोग कब किया था, तो 1975 में की थी सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग। मीसा एक्ट को कब समाप्त कर दिया गया, तो याद रखिए मीसा एक्ट को 1977 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिए। किसने, तो मोरारजी देसाई ने इसको समाप्त कर दिया था, मोरारजी देसाई ने इसको क्या किया था, समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर कि गंगा के बाईं ओर मिलने वाली नदियां में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियां कौन सी है। देखिए गंगा के बाईं ओर मिलने वाली ना सबसे बड़ी सहायक नदी है ना, वो घाघरा है। याद रखिएगा कौन सी है, तो घाघरा नदी है। लेकिन याद रखिएगा कि गंगा के बाईं ओर बहने वाली कौन कौन सी नदी है, तो याद रखिएगा महानंदा हो गया, कोसी हो गया, कोसी, गंडक, ठीक है, कोसी गंडक हो गया। उसके बाद हो जाएगा फ्रेंड्स आपका गोमती नदी हो जाएगी, उसके बाद हो जाएगा रामगंगा नदी हो गया और आपका घाघरा नदी हो गया, जो गंगा के बाईं ओर बहती है। अगर हम बात करते हैं गंगा के दाईं ओर बहने वाली नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा कि यमुना। दाईं ओर बहने वाली कौन सी है, तो यमुना हो गया, टोंस हो गए, टोंस नदी हो गई और सोन नदी हो गई। यमुना, टोंस और सोन नदी जो है वो क्या होती है कि दाईं ओर बहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि विश्व का पहला गणतंत्र किस महाजनपद में स्थापित किया गया था। देखिए विश्व का पहला जो गणतंत्र है ना, वज्जी वैशाली में। याद रखिएगा वज्जी वैशाली में स्थापित किया गया था। वज्जी की राजधानी क्या है, तो वैशाली है। तो वैशाली में क्या होता है, वज्जी में स्थापित किया गया था। और याद रखिएगा वज्जी का एक जो शहर है लिच्छवी, ये वैशाली में ही है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर की जीवाणु जनित वह बीमारी जिसे आंत ज्वर भी कहा जाता है, तो कौन सा बीमारी है, तो याद टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है फ्रेंड्स, वो टाइफाइड जो होता है वो क्या होता है ना कि ये आंत का बुखार इसको कहते हैं टाइफाइड को। और मतलब कि टाइफाइड में प्रभावित अंग भी क्या होता है, तो आंत ही इसमें क्या होता है कि प्रभावित होता है मनुष्य का। ठीक है, और एक क्वेश्चन बन सकता है कि टाइफाइड किस जीवाणु के कारण होता है, तो साल्मोना टाइफी से। साल्मोना क्या होता है फ्रेंड्स कि टाइफी से क्या होता है कि ये टाइफाइड होता है। और याद रखिए इसके जांच जो होता है विडाल टेस्ट से इसकी जांच की जाती है टाइफाइड की, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर की भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी और पहली बार भारत रत्न कितने विभूतियों को नवाजा गया था। याद रखिए सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि भारत रत्न की जो रत्न की अवार्ड दिया गया था 1954 से दिया गया था, 1954 में। और सबसे पहले 1954 में पहली बार 3 लोगों को दिया गया था। इनका नाम याद रख लीजिएगा, सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा याद रखिएगा सीवी रमन क्यों किया, और सी राजागोपालाचारी को दिया गया था। अगला 21 नंबर की राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए राज्य का मंत्रिपरिषद ना सामूहिक रूप से जो होता है विधानसभा, याद रखिएगा कि विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है विधानसभा। देखिए राज्य में विधानसभा होता है और विधान परिषद होता है। विधानसभा राज्य में ये निम्न सदन होता है, विधान परिषद उच्च सदन होता है। जिस प्रकार से केंद्र में लोकसभा निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है, उसी प्रकार से ये ध्यान रखिएगा। तो सामूहिक रूप से तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से किससे होता है, व्यक्तिगत। और यहाँ पे व्यक्तिगत रहता तो याद रखिए व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति
क्या होता है, किस रूप से उत्तरदायी होता है। एक और क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे बन सकता है कि संघ परिषद में, कि संघ का मंत्री परिषद जो होता है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता था, लोकसभा के। संघ में लोकसभा के प्रति। अगर बात करें व्यक्तिगत रूप से किसको रहता है, तो व्यक्तिगत रूप से ये रहते हैं राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। तो देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस के किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की थी। तो किसने की थी, तो याद रखिए हम कि देखिए सबसे पहले किसने, मतलब कि फ्रांस के राजा लुई 16वां के समय में ये हुआ था, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 में हुई थी, 1789 में शुरू हुई थी। और फ्रांस के उस समय राजा कौन थे, तो फ्रांस के राजा थे लुई 16वां। याद रखिएगा फ्रेंड्स, फ्रांस के राजा कौन थे, तो लुई 16वां क्या थे, फ्रांस के राजा थे। लुई 16वां फ्रांस के राजा थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं एक और पॉइंट यहाँ पे बन सकता है कि नेशनल असेंबली का गठन जो हुआ था वो दो लोगों ने किया था। दो लोगों ने नेशनल असेंबली का गठन किया था, उनका नाम है मिराबेओ। यहाँ पे नाम लिख देता हूँ फ्रेंड्स, इसका नाम है आपका कि मिराबेओ। एक का नाम है मिराबेओ और दूसरा का नाम है ओविसियस। दूसरा का नाम क्या है, ओविसियस। ओविसियस। दोनों लोगों ने क्या हुआ था कि नेशनल असेंबली का गठन की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर की भारतीय संविधान में कौन सा भाग 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा हटाया गया था। तो कौन सा है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये 7वें संविधान संशोधन 1956 में हुआ था ना, तो भाग 7 को क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। देसी रियासत को समाप्त कर दिया गया था। भाग 7 में देसी रियासत थे। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर देखिएगा कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने भारत में शरण कब लिया था। देखिए भारत में जो दलाई लामा है ना वो 1959 में क्या हुआ था कि 1959 में भारत में शरण लिया था। और भारत के धर्मशाला में, याद हिमाचल प्रदेश में जो धर्मशाला वहाँ पे इन्होंने शरण लिया था। उसके बाद ही इसी शरण लेने के बाद तिब्बत पे क्या हुआ था ना कि चाइना वाले ने मतलब भारत पे क्या हुआ था कि आक्रमण कर दिया था, मतलब कि युद्ध लड़ा था भारत से। और ये दलाई लामा कहाँ से, तिब्बत के थे, तिब्बत के। अगला है 25 नंबर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का संवैधानिक प्रधान कौन होता है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का संवैधानिक प्रधान जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति। लेकिन बात करते हैं वास्तविक प्रधान कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री। अगला 26 नंबर की भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय उद्यान और सबसे छोटी राष्ट्रीय उद्यान क्रमशः कौन सी है। देखिए भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय उद्यान का नाम अगर हम बात करते हैं ना तो ये हेमिस नेशनल पार्क है। हेमिस, याद रखिए फ्रेंड्स, हेमिस नेशनल पार्क है जो आपके लद्दाख में है। लद्दाख में है हेमिस नेशनल पार्क जो आपके लद्दाख में है। सबसे छोटा नेशनल पार्क की बात करें तो साउथ बटन। देखिए बटन छोटा होता है तो याद रखिए बटन, साउथ बटन नेशनल पार्क जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। कितने ऐसे महाजनपद है जो भारत के बाहर अवस्थित। देखिए अगर हम बात करें अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। अगर हम बात करते हैं क्या कि 2 महाजनपद ऐसे हैं जो भारत से बाहर है। पहला आपका नाम है कंबोज, उसका दूसरा नाम है कंधार। कंबोज और कंधार जो आपके भारत से बाहर है। और भारत में बोले तो 14 महाजनपद भारत में, इसीलिए टोटल 16 जिसमें से 14 क्या है भारत में है और 2 आपके भारत के बाहर है। 28 नंबर के प्रायद्वीपीय नदियों की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। देखिए भारत की सबसे प्रायद्वीपीय नदी बड़ी नदी कौन है, तो गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी, इसकी लंबाई है फ्रेंड्स आपको 1465 किलोमीटर। एक बार देख लीजिएगा फ्रेंड, आई थिंक 1465 किलोमीटर है। एक बार 1465 किलोमीटर ध्यान रखिए, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे बन सकता है क्या कि जो गोदावरी जो नदी है, गोदावरी नदी और निकलती कहाँ से, क्वेश्चन बनता है। तो देखिए याद रखिए मतलब क्या ये जो निकलती है त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और गिरती कहाँ है, तो राजमंदारी के पास ये आंध्र प्रदेश में गिरती है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर के अन्नोदय अन्न योजना 2000 से प्रेरित भारत सरकार की वर्तमान खाद्यान्न आधारित सबसे बड़ी योजना कौन सी है। देखिए वही मैंने बताया कि सबसे बड़ी जो खाद्यान्न योजना है पीएम गरीब कल्याण जन योजना ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आपातकालीन हार्मोन यानी कि इमरजेंसी हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलती है। तो ये निकलती है एड्रिनल ग्रंथि से। एड्रिनल, ये याद रखिएगा कि एड्रिनल ग्रंथि से ये निकलती है। और एड्रिनल ग्रंथि जो है वो कहाँ पाई जाती है, इसका अवस्था कहाँ होता है, तो किडनी के ऊपर होती है। याद रखिएगा एड्रिनल ग्रंथि को ही एड्रिनलिन हार्मोन, देखिए एड्रिनल ग्रंथि से क्या होता है कि एड्रिनल ग्रंथि से ही क्या होता है कि एड्रिनलिन हार्मोन निकलती है, एड्रिनलिन हार्मोन निकलती है। और याद रखिएगा एड्रिनलिन हार्मोन को हम लोग लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। लड़ो या उड़ो हार्मोन, ये आपके बिहार दरोगा के जो 2023 में जो एग्जाम हुआ था वहाँ पे पूछा था कि बताइए कि लड़ो उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं, तो एड्रिनलिन हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं। अगला 31 नंबर की भुगतान संतुलन की समस्या ने किस वर्ष भारत में आर्थिक सुधार को जन्म दिया है। तो याद रखिएगा किसे जन्म दिया है, तो याद रखिएगा ये जन्म दिया है
आर्थिक सुधार को जन्म दिया है, तो मतलब कि भुगतान सुल्तान की समस्या किस वर्ष भारत में आर्थिक सुधार को जन्म दिया है, तो याद रखिएगा 1991 में दिया है, 1991 में इसका जन्म हुआ है। अगर हम बात करें क्या मतलब कि आर्थिक सुधार का, अगर हम बात करें किसके समय, तो इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव देश के क्या थे, उस समय प्रधानमंत्री थे। अगर हम बात करते हैं कि आर्थिक सुधार के जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह को आर्थिक सुधार का मतलब कि जनक कहा जाता है। और याद रखिए मतलब कि उदारीकरण की जो नीति जो है ना, वो मनमोहन सिंह ने लाया था। उदारीकरण की नीति किसने लाया था, तो मनमोहन सिंह ने। 32 नंबर के क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का सभी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में कौन सा स्थान है। देखिए क्षेत्रफल के आधार पर बिहार के सभी राज्य केंद्रशासित प्रदेश में जो स्थान है, वो आपका जो स्थान है वो कैमा स्थान है, तो ध्यान रखिएगा कि 13वां स्थान है, 13वां, याद रखिए 13वां स्थान है। अगला क्वेश्चन आपका है 33 नंबर कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया। देखिए सबसे पहले कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश किया, ये डेट याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने पेश किया, 1946 में। और इसको स्वीकार कब किया गया, तो ये प्रस्ताव को स्वीकार किया गया 22 जनवरी, ये डेट याद रखिएगा फ्रेंड्स कि 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ कि इसको मतलब क्या स्वीकार किया गया। और याद रखिएगा ये 13 दिसंबर को हुआ, तो संविधान की तीसरी बैठक हुआ था। पहला हुआ था 9 दिसंबर में, दूसरा हुआ था 11 दिसंबर में, तीसरी हुआ था 13 दिसंबर में। और इस तीसरी बैठक जो हुआ था, इसके भी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद 11 दिसंबर को बनाया गया पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद फिर तीसरे में भी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, मैं इसलिए आपको जल्दी बता दिया हूँ। 34 नंबर का संविधान की अंतिम रूपरेखा ड्राफ्ट किसके द्वारा मतलब कि किसके द्वारा दी गई थी। तो देखिए ये जो ड्राफ्ट जो दिया गया है ना, वो किसके द्वारा दिया गया है, तो ये अंतिम रूपरेखा दिया गया भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर के द्वारा। BR अम्बेडकर के द्वारा क्या हुआ था कि इसका मतलब रूपरेखा दिया गया था। और याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं ना फ्रेंड्स कि संविधान के बारे में, तो ध्यान रखिएगा संविधान को अपने हाथों से कौन लिखा, ये क्वेश्चन आता है। तो संविधान को अपने हाथों से प्रेम बिहारी नारायण ने, प्रेम बिहारी नारायण ने संविधान को अपने हाथों से लिखा। और याद रखिएगा संविधान का जो मूल भाषा था ना, वो इंग्लिश था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि आगे संविधान के जो किनारे पर जो डिजाइन किसने बनाया था, ये क्वेश्चन आता है, तो नंदलाल बोस। नंदलाल बोस ने क्या हुआ था कि संविधान के ऊपर मतलब कि साइड में किनारे में डिजाइन बनाया था। और इनके लिए उनको 1954 में, डेट याद रखिएगा 1954 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था नंदलाल बोस को। अगला 35 नंबर की भारतीय संविधान को हिंदी देखिए आ गया, हिंदी संस्करण का सुलेखन द्वारा किया गया था। तो देखिए हिंदी संस्करण का सुलेखन जो है ना, किसने किया था, तो बसंत कृष्ण वैद्य ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था, मतलब कि इसका संस्करण किया, सुलेखन किया था। अमूल प्रति क्या था, अंग्रेजी में थी। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर की संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। तो किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था, प्रांतों की विधानसभा द्वारा। मतलब देखिए याद रखिएगा प्रांतों की विधानसभा के द्वारा, प्रांतों की विधानसभा जो चुनाव किया था, उन्होंने ये क्या किया था, इसका निर्वाचन किया था। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर 1947 में विधानसभा के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे। देखिए 1947 में विभाजन के बाद ना संविधान सभा में टोटल 299 सदस्य थे, 299 सदस्य। ठीक है, और अगर बात करते हैं कि जब अंतिम बैठक संविधान सभा का हुई थी, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 284। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अंतिम बैठक कब हुआ था, क्वेश्चन आता है, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और महिलाओं की संख्या उसमें कितनी थी, तो महिलाओं की संख्या उसमें 15 थी, फिर बाद में संख्या 8 हो गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर की मौलिक कर्तव्य को सिखाने संबंधित सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष के निम्न में से कौन थे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा इसके अध्यक्ष थे वह H.J. हाइवर्ड क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। याद रखिए मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत। याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत, क्योंकि मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, ध्यान रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 को मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। स्टार्टिंग में जोड़ा गया था तो 10 मौलिक कर्तव्य थे, और 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था फिर बाद में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 39 नंबर की विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे। तो देखिए किसका प्रतिनिधित्व करते थे भीमराव अंबेडकर, तो याद रखिएगा बम्बई का। याद रखिएगा किसका, तो बम्बई का प्रतिनिधित्व करते थे भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर कि संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया। देखिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था, ये डेट याद रखिएगा 24 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और प्रारूप समिति में जो लोग थे वो 7 लोग थे, इसमें 6 जो थे सदस्य थे और एक अध्यक्ष था। अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
अगला 41 नंबर की संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो याद रखिए हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था, हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर की कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? देखिए संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या है वो निश्चित की गई 389, उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा संविधान सभा की रचना करने का अगर हम बात करते हैं क्या, तो 42 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 389 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने के विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो रचना करने का जो विचार जो प्रस्तुत किया था वो किसने किया था? तो याद रखें 1895 में स्वराज विधेयक ने, स्वराज 1895 में स्वराज विधेयक ने ये रचना किया था, स्वराज विधेयक ने ये क्या होता कि ये रचना किया था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि 1934 में, ऐसे ही सेम क्वेश्चन आएगा कि 1934 में संविधान सभा का विचार किसने दिया था? तो एम एन राय ने 1934 में संविधान सभा का विचार दिया था। दोनों क्वेश्चन अलग है, ध्यान रखिएगा। 44 नंबर की भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया था? देखिए एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया था? याद नाम इनका याद रखिए, फ्रैंक फ्रेजर ने एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था। अगला क्वेश्चन 45 नंबर की अवशिष्ट शक्तियाँ का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए अवशिष्ट शक्तियाँ का जो प्रावधान है भारत के किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया कनाडा से, ये लिया गया है कनाडा से लिया गया है, और संघीय संविधान को भी कनाडा से लिया गया है, संघीय संविधान को। अगला 49 नंबर की 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक जैसे भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही थी? तो कितने समय तक अस्तित्व, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा घुमा रहा है, ये पूछा नहीं जा रहा है कि संविधान सभा को बनने में कितना समय लगा था। आपको पता है कि संविधान सभा बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही थी, मतलब पहली बैठक जो हुआ था उसके बाद। तो इसको देखिए अगर हम बात करते हैं कि समय कितने की, देखिए 1946 में पहली बैठक हुई थी, 1946 में पहली बैठक हुई थी और संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो इसके बीच का अंतर पूछ रहा था, इसमें लगा था 3 वर्ष, ये नोट कर लीजिएगा, 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। अब ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा, अस्तित्व में रही थी। अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर, कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 में किस वार्षिक अधिवेशन में रखी थी? तो किस वार्षिक अधिवेशन में? तो 1932 में हुआ था फ्रेंड्स आपका फैजपुर अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और याद रखिए फैजपुर अधिवेशन में गांव में होने वाला एकमात्र अधिवेशन कहाँ है? तो फैजपुर अधिवेशन है, ये ध्यान रखिएगा, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 48 नंबर के निम्न से किस संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था? तो इसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव, मैंने अभी आपको बताया बी.एन. राव इसके संवैधानिक सलाहकार थे। अगला 49 नंबर की भारतीय संविधान के किस भाग या भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? तो किस भाग में इसको लक्ष्य घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा ये भाग 4 में, भाग 4 में क्या हुआ था कि इसको आर्थिक न्याय लक्ष्य घोषित किया गया। और याद रखिएगा आर्थिक न्याय जो है 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होते हैं। अगला क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि भाग 4 में और प्रस्तावना में, याद रखिएगा प्रस्तावना, भाग 4 और प्रस्तावना में क्या हुआ है कि आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है। अगला 15 नंबर की भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर कब हुआ था? तो देखिए कैबिनेट मिशन के आधार पर जो हुआ था इस जुलाई 1948 में, जुलाई 1948 में क्या हुआ था कि इसका गठन हुआ था और इसमें 389 सदस्य, 389 सदस्य इसमें शामिल थे। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर की बी.एल. मित्र की जगह किसे प्रारूप समिति के सदस्य बनाया गया था? देखिए बी.एल. मित्र की जगह पे ना प्रारूप समिति का जो सदस्य बनाया गया वो एन माधवन राय को क्या हुआ था कि प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है? देखिए द्वैध शासन नीति, लॉर्ड क्लाइव, सहायक संधि नीति, ब्लेजली, व्यापक सिद्धांत की नीति, लॉर्ड डलहौजी, तो ये तीनों आपका सही है, ये ध्यान रखिए। और याद रखिए सहायक संधि को हैदराबाद ने सबसे पहले स्वीकार किया था। क्वेश्चन आता है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो याद रखिएगा हैदराबाद जो प्रथम स्वीकार किया था। अगला 53 नंबर की 1764 में बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? देखिए 1764 में बक्सर का युद्ध में ना बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वेंस्टार्ट, याद रखिए वेंसिटार्ट था बंगाल का गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन है आपका 54 नंबर की अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के साथ साथ निजामत यानी कि सूबेदारी भी प्राप्त की थी? तो किसने प्राप्त की थी? तो ये प्राप्त की थी मीर कासिम ने क्या हुआ था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी के साथ साथ निजामत भी प्राप्त की थी मीर कासिम ने। 55 नंबर के द्वैध शासन की आलोचना करते हुए किस ब्रिटिश इतिहासकार ने इसे खुली और
निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग की संज्ञा दी थी। तो किसने ये संज्ञा दी थी? तो याद रखिएगा एम पर्रिकर ने इस संज्ञा दी थी, एम पर्रिकर ने इसकी संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर की, सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत प्रारंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये जो प्राप्त है वो आपको फ्रांसिस डुप्ले को प्राप्त है, फ्रांसिस डुप्ले को याद रखिए, फ्रांसिस डुप्ले को ये क्या है, ये प्राप्त है, डुप्ले को प्राप्त है, ध्यान रखिएगा। अगला 57 नंबर, डलहौजी ने भारतीय राज्यों पर हड़प नीति के तहत कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो डलहौजी ने तीन श्रेणियों में क्या होता है कि विभाजित किया था। 58 नंबर की, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सा युद्ध लड़कर अहस्तक्षेप की नीति का उल्लंघन किया था? देखिए लॉर्ड जो आपका कॉर्नवालिस है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो तीसरा आंग्ल, याद रखिएगा तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत इसको करके हस्तक्षेप की नीति का उल्लंघन किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला है कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये जो लागू की गई थी वारेन हेस्टिंगस। देखिएगा फ्रेंड्स कि बंगाल में लागू गई थी किसके द्वारा? तो सॉरी, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी, रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन है क्या कि रिंग्स ऑफ फेंस नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से? वारेन हेस्टिंगस से। रिंग्स ऑफ फेंस इसका वारेन हेस्टिंग्स होगा। अगला है 61 नंबर के, भारत में प्रति ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार की नीति किस चार्टर एक्ट के तहत अपनाई थी? तो किस चार्टर एक्ट के तहत अपनाई थी? तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। याद रखिएगा कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में शिक्षा पर 1 लाख प्रतिवर्ष खर्च करने का लक्ष्य रखा गया था। अगला है 62 नंबर के, लॉर्ड कॉर्नवालिस की अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस की अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 में, 1793 में। अगला है कि वह प्रथम जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो याद रखिएगा ये जो है आपका रैतवाड़ी में ये ऐसा होता है, रैतवाड़ी, और रैतवाड़ी व्यवस्था को लाया गया था 1820 में लाया गया था। अगला 64 नंबर की, 1792 में रैतवाड़ी व्यवस्था को बारामहल जिले में पहली बार किसने लागू किया था? तो याद रखिएगा कि 1792 में रैतवाड़ी व्यवस्था को बारामहल जिले में पहली बार किसने लागू किया था? तो ये जो लागू किए थे वो अलेक्जेंडर, याद रखिएगा फ्रेंड्स, अलेक्जेंडर रीड ने क्या होता कि जारी किया था, अलेक्जेंडर रीड ने। अगला क्वेश्चन है आपका 65 नंबर कि अरावली और विंध्याचल के बीच में कौन सा पठार अवस्थित है? अरावली और विंध्याचल के बीच में जो मालवा का पठार स्थित है, मालवा का पठार। अगला क्वेश्चन है, देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखिए पंजाब हिमालय, अगर हम बात करते हैं पंजाब हिमालय की, तो ये है आपका सतलुज तथा सिंध नदी के बीच में। कुमायूं हिमालय की बात करें तो कुमायूं हिमालय जो आपके सतलुज तथा काली नदी के बीच में। नेपाल हिमालय की बात करते हैं तो ये आपके काली और तीस्ता नदी के बीच में। असम हिमालय है तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है 67 नंबर कि कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थ का हिमोड के रूप में जमाव को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं कड़ेवा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इस जमाव को कड़ेवा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर की, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द को किसके निरूपित किया था? देखिए बुग्याल शब्द को ना हम लोग पयाल भी कहते हैं, पयाल, बुग्याल शब्द को हम लोग पयाल कहते हैं। पयाल का मतलब होता है घास का मैदान, और ये बुग्याल या पयाल आपके उत्तराखंड में यह स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़िया का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम। देखिए पूर्वी पहाड़िया की बात करते हैं, पूर्वी पहाड़िया का उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है? तो याद रखिएगा पहला आपका पहाड़ का नाम है पटकाई बूम, उत्तर से दक्षिण पटकाई बूम हो गया। उसके बाद नागा पहाड़ी हो गया, मणिपुर पहाड़ी हो गया और मिजो पहाड़ी हो गया, ये आपका उत्तर से दक्षिण में है। अगला क्वेश्चन है आपका 70 नंबर। क्वेश्चन है क्या कि उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? तो मोलेसिस बेसिन जो कहा जाता है वो मिजोरम को कहा जाता है, मिजोरम को, उत्तर पूर्व राज्य का। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा पहाड़िया पश्चिम घाट के अंतर्गत शामिल है? देखिए पश्चिम घाट के अन्नामलाई हो गया, उसका बाद नीलगिरी हो गया और कार्डेमम हो गया, ये पश्चिम घाट के अंतर्गत शामिल है। पूर्वी घाट की बात करें तो नल्लामलाई और जवादी, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 72 नंबर कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्न में से किन पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं? तो देखिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है ना वो जो मिलती है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्न से किस पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी में, याद रखिए नीलगिरी पहाड़ी में आपस से आके मिलती है। और नीलगिरी पहाड़ में याद रखिएगा कि टोंडा जनजाति, एक जनजाति का नाम है टोंडा जनजाति, जो है नीलगिरी पहाड़ी पर रहती हैं, ठीक है। और सबसे नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो डोडा बेटा जो है वो आपका नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। अब देखिए
पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? देखिए, गुजरात में काठियावाड़ तट है, ये बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र कोंकण तट, ये भी सही है। कर्नाटक मालाबार तट से। केरल आपका कोरोमंडल तट नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं केरल के तट की, तो केरल के तट को ना हम लोग मालाबार तट कहते हैं। मालाबार तट, केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। और कोरोमंडल तट जो है तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। दीघा तट वेस्ट बंगाल को, और पारदीप तट ये उड़ीसा के तट को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, यूनेस्को में भारत की कुल कितनी अमूर्त धरोहर को शामिल किया गया है? तो मतलब कि यूनेस्को को 15 अमूर्त धरोहर को शामिल किया गया है। 15वां कौन है? तो गरबा डांस जो गुजरात में होता है, गरबा डांस को शामिल किया गया, 15वां है। अब 55 नंबर क्वेश्चन है क्या कुंभ मेला को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया है? तो 2017 को कुंभ मेला को अमूर्त धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब होमवर्क देखते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, आज का होमवर्क क्या है आपका कि क्वेश्चन बैंक जो है आपका, जो ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी का क्वेश्चन बैंक है, उससे पेज नंबर आपका 99 से 110 यानी कि सेट नंबर आई थिंक 4 है, आप देख लीजिएगा। अगला आपका है करंट अफेयर्स परीक्षा मंथन फ्रेंड्स, ये मैं आपको पेज नंबर 36 से 40 यानी कि आपको 36 से लेके 45 तक मैं आज आपको रात में अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज़ आप इसे भी जरूर देख लीजिएगा। फिजिक्स में आपका गुरुत्वाकर्षण हो गया, ग्रेविटेशनल, इसको भी देख लेना। केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया, मतलब रासायनिक अमेरिका को पूरा नहीं कंप्लीट करना, लेकिन आधा इसको कंप्लीट कर लेना। बायोलॉजी में आपको सूक्ष्मजीव पढ़ना है। और इकोनॉमिक्स में पेज नंबर 230 से 235 इकोनॉमिक्स में जो आपका क्वेश्चन बैंक है, उससे ये फ्रेंड्स आपका होमवर्क कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका होमवर्क डे 6 था वो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप पीसेस मेकर के चैनल से, और आप अपने यूट्यूब चैनल से भी जुड़ जाइए। पीसेस मेकर टेलीग्राम चैनल से दिए गए नीचे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उससे भी आप ज्वाइन होकर फ्रेंड्स इसका आप PDF ले सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को वीकली टेस्ट, आपको दरोगा का फुल मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया मैं, आप जाके उसे जरूर देखिएगा, कल ही उसको मैं अपलोड किया हूँ। तो प्लीज़ पीसेस मेकर चैनल से आप जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।